बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का नावल है मुसाफिर लौट आए, जिसे तहरीर किया है सुमैरा शरीफ तूर ने। सालिक की वो हालत थी कि बयान करना मुश्किल था। वो इससे इतनी मोहब्बत करती थी, यकीन नहीं आ रहा था। इस कदर जज्बाती थी, गुज़रे वाक़यात को फरामोश कर देने वाले न थे। उसका कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा मालूम हो रहा था। सालिक का दिल मानता जा रहा था और नादिम होता जा रहा था। उस वक्त फुफ्फो के यहाँ गई हुई थी, एक हफ्ता होने को आया था। इसकी गैर मौजूदगी सबको खटक रही थी, सब ही इसे मिस कर रहे थे। और वो थी कि अपने दिल का सारा गुबार निकाल कर सालिक को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अगले दिन बीबी जान के साथ फुफ्फो के यहाँ चली गई थी। बीबी जान तो 2 दिन रहकर आ गई थी, मगर वो वहीं रह गई थी। इसकी गैर मौजूदगी सबसे ज़्यादा सालिक को महसूस हो रही थी। वो जब से आया था, उसका हर काम खामोशी से सर अंजाम दे रही थी। जब से गई थी, कमरे में बेतरतीबी सी फैलती जा रही थी। कपड़े से लेकर खाने तक बगैर इसके कहे हर चीज़ हाजिर कर देती थी। खामोशी से बस सिर्फ इतना जता देती थी कि वो बीबी या चची जान के कहने पर ये सब कर रही है, मगर अब हर बात रोज़ रोशन की तरह अयां होती जा रही थी। वो उलझता जा रहा था। उस वक्त तो अपने दिल का गुबार निकाल कर मंजर से हट गई, मगर उसे पशेमानी और पछतावों के गहरे समंदर में धकेलती जा रही थी। उसका एक एक आंसू, एक एक लफ्ज़ अन्नी की तरह दिल में चुभता रहा। किसी पल करार न था, किसी पल चैन न था। जो सोचा था वो क्या निकला था, और सामने आया था वो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कभी सोचा था कि वो भी इससे मोहब्बत करती होगी। और अब जब सब बातें रोज़ रोशन की तरह आया हो गई थी, तो दिल तब भी बेचैन था। बचपन से लेकर अब तक के सारे वाक़यात एक एक करके अजबर होते गए थे। क्या बात है सालिक, आजकल तुम कुछ परेशान हो, कमरे से निकलते ही नहीं। वो बैठा न जाने क्या क्या सोचे जा रहा था। जब बीबी जान कमरे में दाखिल हुई थी, हर सू अंधेरा था। उन्होंने लाइट्स ऑन की। वो फ़ौरन सीधा हुआ। बीबी जान उसके पास आकर बैठ गई। नहीं, वैसे ही कोई काम था क्या? वो मुस्कुराया तो वो बगौर देखने लगी। उसवा और तुम में कोई बात हुई है? उन्होंने एकदम पूछा था। वो बौखला गया। नहीं, नज़रें खुद ब खुद फेर गया। मैंने फ़ोन किया था, ड्राइवर को भी भेजा, वो आ ही नहीं रही। आज फिर फ़ोन किया तो कह रही थी 2-3 हफ्ते रहेगी। उन्होंने आगाह किया तो वो देखे गया। क्या बात है मेरे बच्चे, मुझे नहीं बताओगे? तुम दोनों मुझसे छुपे हुए नहीं हो। अब क्या मसला है? वो बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से लगावट का मुजाहरा किए पूछ रही थी। नहीं बीबी जान, कोई मसला नहीं है, अब तो सारे मसले हल हो गए हैं। वो बदकते तमाम मुस्कुरा दिया था, मगर अफसरदा था। मुस्कुराहट में कोई रंग नहीं था। मुझसे छुपा रहे हो? मुझसे? उन्होंने जैसे इसे जिज कर दिया था। क्या बताऊं बीबी जान, नादिम सा सर झुका कर रह गया। वही जो उस वक्त के यहाँ जाने का सबब बना है। कसम ले ले बीबी, मैंने इसे नहीं भेजा, मुझे तो इल्म भी नहीं था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों इल्म नहीं था, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए। उनका लहजा अब सख्त हो गया था, पास पर्स कुर्ता हुआ। बीबी जान, अच्छा हुआ है वो मंजर से गायब है। अगर वो यहीं रहती तो शायद मैं यकसुई से अपनी गलतियाँ कभी न अखज़ करता। बीबी जान चुप रही। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कह सुनाया। बीबी जान भी वही कैफियत में थी जो इसकी हुई थी। उस वक्त की ज़बानी सब सुनकर वो भी शौक थी। बहुत बुरा किया बच्चे, बहुत बुरा। वो जज्बाती तो शुरू से ही थी। इतने बड़े इल्ज़ाम को अपने सर ले लिया, कभी एक लफ्ज़ भी ना कहा। यही ज़ाहिर करती रही कि जैसे वो चुप हो गई। आंसू एक एक करके बहने लगे। बीबी जान, मैं खुद भी हौसला नहीं पाता कि इसकी तरफ कदम बढ़ाऊं। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से
सिर्फ मेरी वजह से वो अपने वालिदैन की नज़रों में गिर गई। उसने बीबी जान की गोद में सर रख लिया था। शुरू से ही वो इसके हर राज की अमीन थी। उसके हर दुख सुख में इसके साथ रही थी। अब भी उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बस मेरे बच्चे, कुछ गलतियां इंसान दानिस्ता करता है और कुछ नादानिस्तगी में सरजद हो जाती हैं। अगर ये गलतियां ना करे तो इसे ज़िंदगी की कदर ना हो। ये आजमाइशें, ये गलतियां इसे सबक सिखाती हैं। शर्मिंदा होकर कमरे में बंद होने से कुछ नहीं होगा। वो सब कुछ कहकर अपने दिल का गुबार निकाल चुकी है। तू भी सब कुछ भूलकर आगे कदम बढ़ा। जाकर उसे ले आओ। वो शायद तुम्हारी राह देख रही हो। मैंने कहा था ना, वो बहुत अच्छी है। तुमने देख भी लिया। बस तुम दोनों एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। छोटी छोटी बदगुमानियों को इतनी जगह दिल में दे दी कि हकीकत का असल चेहरा कहीं छुप गया। तुम्हें मैं अक्सर समझाती थी ना कि सब जज्बे चुप की ज़बान से अया नहीं होते। कभी कभी ज़बान से भी काम लेना पड़ता है। अगर तुम हर बात में दिल में रखने की बजाय कभी कभार इसे अच्छे अंदाज में कह देते, हंसकर बात कर लेते, तो बात इतनी ना बढ़ती। पुरानी कदरें बस कदरें रह गई। ये नया दौर है। हर इंसान के लिए दूसरे से ज़्यादा अपनी ज़ात मुकद्दम है। तो बेटा, इंसान को हालात के मुताबिक ही चलना चाहिए ना। वो खामोश रहा। ये मलाल तो उसे भी था कि क्या था वो अपनी तबीयत और मिजाज के बरक्स कभी हंसकर अपनी ज़ात से निकलकर उसकी ज़ात को भी अहमियत दे देता। इसे दावा था कि निकाह से लेकर रुखसती तक उसने कभी इसे छू कर नहीं देखा। ये इतनी फ़ख्र की बात तो नहीं थी। बाहैसियत शौहर वो हक रखता था और ख़ास तौर पर लड़कियां तो इस मामले में हसास होती हैं। ना जाने उसके दिल में क्या क्या जज्बात थे जो इसकी सर्द मुहर की वजह से हमेशा दिल के अंदर ही कनुतैत का शिकार होते गए। जबकि उसवा ने कहा था, नज़र शनासी की सलाहियत आप में सिरे से है ही नहीं। अपनी ज़ात के गिर्द फसलें खड़ी करते करते बिल्कुल ढह गए हैं। कभी अपनी ज़ात से निकल कर देखें। और वाकई अब उसने अपनी ज़ात से निकल कर देखा तो बहुत से राज खुल गए। अब कमरे में बंद होकर मत बैठो, बाहर निकलो। अगर बुरा ना मानो तो जाकर उस वक्त को लेकर आओ। जब हर मामला क्लियर है तो ये मुंह छुपाकर बैठने से क्या होगा। हिम्मत करो और ख़ुद तो तुम्हें कहने से ही रही, मुझे ले जाओ। बहरहाल कुछ नाराज़गी का हक उसका भी तो बनता है। बीबी जान हल्के फुल्के अंदाज में कहते उठ खड़ी हुई। वो भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने गोया इसे एक रास्ता दिखाया था। शुक्रिया बीबी जान। उन्होंने हमेशा सीधे रोक की उसकी रहनुमाई की थी। अभी तक वो उलझा हुआ था कि क्या करे। इनकी बातों से उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई उसवा का सामना करने की। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मेरी दुआ है। मैं रज़िया और कमरुज़्ज़मान से भी बात करूँगी। माँ बाप हैं उसके, आखिर कितना भी नाराज़ रह लें, औलाद की मोहब्बत पलटने पर मजबूर कर देती है। फिर वो कौन सा वाकई नाराज़ है, बस गुस्सा है। जब हकीकत खुलेगी तो दिल खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगे। उसकी पेशानी चूम कर अम्मी बाहर निकल गई। वो सोचने लगा था। मुंतहा के छोटे वामिक को लेकर वो बाहर लॉन में बैठी हुई थी। बाकी बच्चे भी इर्द गिर्द थे। मुंतहा और वही दो ही बहनें थीं। मुंतहा उससे 8 साल बड़ी थी। कम उम्री में ही उसकी शादी कर दी थी। वो खुशकिस्मत थे। अब्दुर्रज़ाक भाई बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। सबका ही अदब करते थे। वो अक्सर आती रहती थी फूफो के घर। इस दफ़ा वो रहने की गर्ज से आई थी। हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए। वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। कुछ वो पछता रही थी कि ना जाने किस कमज़ोर लम्हे में बहकर वो सालिक से सब कहती गई। वो बरसों से बर्दाश्त कर रही थी। वो अज़ियत, वो दुख, वो तकलीफ़, वो नफ़रत, सब कुछ। अब दिल बहुत हल्का फुल्का सा हो गया था, बिल्कुल खाली सा। शायद कि ये कह लेने से असर था। बरसों का गुबार था, बचपन की यादें थीं जिन्हें वो सालिक के सामने एक एक करके दोहराती गई।
पहली दफ़ा सालिक की तरफ से वो तब बदगुमान हुई थी जब बीबी जान उससे उसका निकाह का कह कर रही थी और वो इनकार करते हुए इसकी खामियां गिनवा रहा था। उसके दिल में सालिक का बहुत बुलंद मुकाम था, बहुत मोहब्बत करती थी इसे, बहुत चाहती थी। एकदम उसकी ज़बान से अपने लिए नापसंदीदगी सुनकर वो पत्थरासी गई थी। अजियत थी कि हद नहीं। ऊपर से ये इंकशाफ रूह को घायल करने को काफ़ी था कि वो इससे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता है, इसकी पसंद कोई और है। वो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। सालिक ने इसकी ज़ात की नफ़ी की थी। बहैसियत कज़न वो मुरव्वत अख्तियार कर लेता था, मगर जब निकाह हुआ तो वो इससे भी गई। मजबूरन ही सही वो निकाह पर राज़ी हो गई थी। अपनी ज़ात की नफ़ी के बावजूद दिल में इसे अपना बनाने की ख्वाहिश ऐसी ज़ोरावर थी कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स की पामाली भी गवारा कर गई। फिर वो उम्र भी तो ऐसी थी, ज़िद्दी सी। चाँद को छूने की तमन्ना थी, हर हाल में छूना चाहती थी। फिर वो इसका बन गया और वो दौर था कि जब उसने इसे झुठलाना शुरू कर दिया था। वो समझती थी कि सालिक इससे इतनी नफ़रत करता है कि इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। आम लड़कियों की तरह उसके भी जज्बात थे। फिर दोनों में जो रिश्ता था उसके तकाज़े भी कुछ अनोखे न थे, मगर वो इसके जज्बात कहाँ समझने वाला था। जब भी नज़र डाली नापसंदीदगी की डाली, जब भी बात की समझाने वाली कि जबकि उसका कान लाशऊर तौर पर कुछ और सुनने के मुंतज़िर रहते थे। जवाबन वो चिड़चिड़ी होती गई। तंज़िया जुमले बोलना अपना मशग़ला बना लिया। जिस काम से या जिस आदत से इसे नफ़रत होती थी वो सबसे ज़्यादा इसका इजहार करती। फिर यूँ हुआ कि एक दो दफ़ा का टोकना उसवा के दिल में बदगुमानियों की एक फसील खड़ी कर गया। इसे ज़िद्दी सी हो गई, इसे चिढ़ाने की, इसे जिज करने की, अपने अंदर की तिलमिलाहट और चिड़चिड़ापन वो इसी तरह निकालने लगी थी। गुफ्तगू करते वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगी जो इसे सख्त नापसंद थे या वो इश्तियाल में मुब्तला हो सकता था। उसकी गुफ्तगू से नापसंदीदगी का इजहार सालिक के चेहरे से बाखूबी होता था, मगर वो हमेशा खुद पर कंट्रोल कर जाता था, जबकि वो इसे आखिरी हद तक देखना चाहती थी। लाहौर जाने का फ़ैसला और इससे पहले की गुफ्तगू भी इसी ज़मरे में आती थी, मगर वो बजाय इश्तियाल के बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर गया था और वो एक दफ़ा फिर नाकाम हुई थी। उसका ख़याल था कि ये शख्स इसे इस हद तक नापसंद करता है कि कुछ भी कर सकता है, और बाद में ये सच साबित हुआ। आली के साथ इसकी ज़ात को मंसूब करना सालिक की नफ़रत को खुलकर सामने ले आया था। वो शौक़ में मुब्तला थी और जब यकीन हो गया कि इस पर इल्ज़ाम लगाने और शक करने वाली कोई और ज़ात नहीं सिर्फ सालिक अनिसुज़्ज़मा है तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। फिर तो जैसे उसके दिल में भी मोहब्बत रही ही नहीं थी, बेपनाह नफ़रत आ सिमटी थी। वक्त और हालात ने उसका साथ नहीं दिया था, मगर उसने अपने आप को लड़खड़ाने नहीं दिया था। रुखसती से लेकर सालिक के वतन छोड़ने तक वो इस इल्ज़ाम पर कारबंद रही थी। फिर रहती थी क्यों ना ये इल्ज़ाम तो उसके महबूब शौहर की तरफ से मिला था। मोहब्बत तो जैसे अपनी मौत आप मर गई थी। उसके बाद उसने सिर्फ़ और सिर्फ सालिक से नफ़रत की थी, इंतहाई ज़्यादा कि उसने इसकी मौत की दुआएं मांगी थीं। वो चला गया और उसकी इंतहाई नफ़रत सब गुज़रते वक्त की धूल साबित हुए। शुरू सालों में वो सिर्फ़ और सिर्फ इसे अज़ियत देने की खातिर कोई पेश रफ्त किए बगैर बैठी रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। लोग यहाँ इसकी गुमशुदगी की तरह तरह की बातें करने लगे। रफ्ता रफ्ता उसकी नफ़रत भी एतदाल पर आ गई, मगर ख़त्म ना हो सकी। 8 साल बाद बस इसे यूं ही ख्याल आया था कि शायद वो आ जाए, शायद वो कहीं ज़िंदा है, किसी का मुंतज़िर हो। न जाने क्यों आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल
तकवीत पकड़ने लगा और फिर बीबी जान की ख़राब तबीयत ने इसे ख़त लिखने पर मजबूर कर दिया था। अब आया था तो पहले वाला सालिक नहीं था, जिस पर किसी भी बात की, किसी भी तंज या किसी भी इस्तेहज़ा का असर नहीं होता था। तहम्मुल मिजाजी की जगह इश्तियाल अंगेज़ी जड़ पकड़ने लगी थी। उसने पहली ही रात ये बात महसूस कर ली थी, मगर लौट कर आने वाले को वो सर आंखों पर नहीं बिठा सकती थी। उसकी नफ़रत अभी बाकी थी। हाँ, ये सच था कि पहले वाली हालत नहीं रही थी, मगर ख़त्म भी नहीं हुई थी। इसीलिए तो सालिक का ज़ब्त आजमाने के चक्कर में वो इस शाम पर अयां कर गई थी। उसने कभी आली से मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि सगे भाई की सी मोहब्बत थी। फिर तो जो हुआ था वो शायद माहौल या हालात का असर था। अब ये हालत थी कि उसके अंदर सालिक का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बरसों वो अपनी ज़ात की तौहीन करवाती आई थी। अब एकदम सालिक के कदमों में जा बैठने का ख्याल ही अजीब सा महसूस होने लगा था। अगर वो कसूरवार थी तो कसूरवार सालिक भी था। इसे भी ज़रूर आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, मगर 8 दिन गुजरने के बावजूद वही इंतज़ार का मौसम बरकरार था। दिल में मोहब्बत और नफ़रत कुछ भी नहीं था, बस एक अजीब सी कैफियत थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी थी। वॉमिक रोने लगा तो वो इसे लेकर अंदर आ गई। मुंतहा को पकड़ा कर वो कमरे में आ गई। बाहर का मौसम अच्छा हो रहा था, अगरचे सर्दियाँ थीं, मगर आसमान पर छाते बादल भले लग रहे थे। कपड़े निकाल कर वो बाथरूम में घुस गई। नहा कर निकली तो बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो बाल सुलझाती कमरे की खिड़की से देखने लगी। बरसों बाद उसे बारिश अच्छी लगी थी। शायद उसका दिल का मौसम बदल रहा था, इसीलिए। अपने बैग से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल कर वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। जब वो भी फुफ्फो के घर आती थी तो ज्वेलरी वगैरह साथ लाती थी, वरना इसे यूं ही देखकर फुफ्फो का लेक्चर खासा झाड़ पलाने वाला होता था। यहाँ आते हुए वो कंगन पहने हुए थी, दूसरे हाथ में सतरंगिया खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थी। वो हर सूट के साथ अच्छी लग रही थी। नहाने से पहले उसने उतारी थी, आईने के सामने खड़े होकर पहनी, ज्वेलरी भी निकाल कर पहन ली। आज कितने दिनों बाद बनने संवरने को जी चाह रहा था, वरना हवेली में तो सिर्फ बीबी जान की खातिर कोई हार सिंगार कर लेती थी। लिपस्टिक लगाकर, आंखों में काजल लगाकर उसने अपने ऊपर एक तनकीदी नज़र डाली थी। उम्र अगरचे 30 साल थी, मगर जिसामत उसकी अब भी 23 साला लड़कियों जैसी थी। गुज़रते 8 सालों ने उसके सरापे पर कोई फ़र्क नहीं डाला था। बस ये हुआ था कि पहले से कुछ संजीदा मैच्योर हो गई थी, जो शायद गुज़रे वक्त का तकाजा था। दुपट्टे को सलीके से ओढ़कर सैंडल अर्ज करके वो बाहर निकल आई। अरे वाह, ये चांद किधर से निकल आया। ब्लैक सूट में उसकी सफ़ेद रंगत चांदनी की तरह चटक रही थी। मुंतहा ने इसे देखते ही छेड़ा। वो झीप सी रह गई। लगता है सालिक ने तुम्हें पहले ही अपनी आमद की इतला दी थी। इसके सजे सजाए सरापे पर प्यार भरी निगाह डालकर मुंतहा ने मज़ीद कहा तो वो हैरान हुई। क्या सालिक कहाँ है? उसने चौंकते हुए पूछा। डाइनिंग रूम में अम्मी के साथ बैठे हुए हैं। वो अब्बू भी वही हैं। वो होंठ कुचलने लगी। शायद तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी बुलाने, तुम बाथरूम में थी। उसका दिल खुशफहमियों में घिरने लगा। मुझे लेने आए हैं? मुंतहा हंस पड़ी। अच्छी लग रही हो, बल्कि बहुत प्यारी लग रही हो। सालिक से नज़र ज़रूर उतरवा लेना। कहीं वो इसे छेड़ रही थी और उसका दिल खुद ब खुद सिमटने लगा। चेहरा सुर्ख हो गया था। वो भी अपनी कैफियत पर हैरान हुई। तो क्या दिल ने, दिमाग ने इतनी जल्दी हार मान ली थी? उसने खुद से पूछा। हाँ। अंदर से कोई चीखा। वो डर गई, जबकि अभी वो वक्त लेना चाहती थी। चलो अंदर, इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। हजरत
वो इस पर जुमले उछालते किचन की तरफ चली गई थी। वो लरजती टांगों समेत अंदर दाखिल हुई तो वो फूफा जान के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू था। सालिक ने इसको देखा। अस्सलाम वालेकुम। वो हैरत ज़दा रह गया। न जाने क्यों दिल अंदर ही अंदर खौफ में मुब्तला था कि अगर उसने जाने से इनकार कर दिया, फिर उसके बढ़े हुए हाथ को झटक दिया तो। लेकिन उसवा का सलाम करना और हुलिया दोनों बरअक्स थे। उसने सर हिलाया। वो एक तरफ फुफ्फो के साथ बैठ गई। ग्लास वाल से बाहर देखा, बारिश रुकी हुई थी। उसवा को कुछ और दिन रहने देते तुम। काफ़ी अरसे बाद आई है बच्ची। वो शायद अपनी आमद का मकसद बता चुका था। फुफ्फो ने उसे देखते ही कहा तो उसने उसवा को देखा, जैसे जानना चाह रहा हो कि उसकी क्या मर्जी है, चलना चाहती है या नहीं। हम फिर आ जाएंगे, फ़िलहाल जाने दें। उसवा खामोश थी। उसी ने कहा, खाना तो खा कर जाओगे ना? उन्होंने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मौसम का कुछ पता नहीं है, और दूसरा मैं घर बताकर नहीं आया। खाने तक नहीं रुक सकता। शहर गया हुआ था, रास्ते में यहाँ आ गया। बीबी पीछे परेशान हो रही होंगी। अभी तो बारिश रुकी हुई है, पता नहीं कब फिर शुरू हो जाएगी। उसवा उंगलियां चटका रही थी, जबकि वो सहूलत से कह रहा था, ये खूब कही तुमने पहली दफ़ा। तुम दोनों इकट्ठे मेरे घर में हो, ऐसे कैसे जाने दूँ? फुफ्फो खाना ना खाने वाली बात पर नाराज़ हुई। मौसम ख़राब ना होता तो शायद रुक जाता, फिर कभी सही। अब तो इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। उसवा ने एकदम सर उठाकर इसे देखा। वो भी इधर ही मुतवज्जा था। वो फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल गई। दिल ने गोया एकदम लय बदली थी। क्या वाकई सब कुछ बदल चुका है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, फुफ्फो ने कहा तो उसने उसवा को देखा। उसवा तैयार हो, चले? वो यूँ कह रहा था जैसे उससे पहले इसके साथ प्रोग्राम तय हो। एकदम चौंक कर देखा, फिर सर सबात में सर हिलाया। मैं बैग ले आऊँ। वो बाहर निकल गई थी। वो फुफ्फो के हाथ से भी निकलते काफ़ी देर हो गई। आसमान पर बादल एक दफ़ा फिर छाने लगे थे। हर तरफ अंधेरा होने लगा था। वो इसके साथ जीप में फ्रंट सीट पर बैठी बिल्कुल खामोश थी। खामोश तो वो भी था, मगर मानी खेज सी खामोशी दोनों के इतराफ़ से कुछ कह रही थी। वो नज़रअंदाज किए अपना ध्यान तेज़ी तूफ़ानी हवा की तरफ मबजूल किए हुए थी। मौसम के तेवर ख़तरनाक थे। फिर बारिश का भी कोई भरोसा नहीं था। अभी थोड़ा ही फासला तय हुआ था कि फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। वो हरासा सी हो गई। बाहर तूफ़ानी बिजली कड़क चमक रही थी। ऐसे मौसम से हमेशा ही उसवा की जान निकलती थी। वो एकदम पर्दे बराबर करके सालिक की तरफ सिमट आई थी। प्लीज़ ये पर्दे आगे कर दे, बाहर बिजली कड़क रही है। मौसम से कपकपाती आवाज़ थी। सालिक ने चौंक कर इसे देखा। गाड़ी का माहौल भी तारीक सा हो रहा था। ऐसे में उसवा का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसने अपनी तरफ के पर्दे बराबर किए तो वो कुछ पुरसुकून हुई। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। अभी गांव का काफ़ी फासला बाकी है। ऐसी तूफ़ानी बारिश के आसार तो नहीं थे। उसने भी बात शुरू की थी, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, जल्दी चलें। सर्दी से उसके दांत बजने लगे थे। वो मुस्कुराया। दिल कुछ ख़ास कहे, मगर फिर खामोश हो गया। ना जाने इसका क्या रिएक्शन हो। मौसम खासा ख़राब हो गया था। हवेली तक पहुंचना ज़रा मुश्किल था। करीबी गांव में इनका एक बाग था, साथ में रेस्ट हाउस भी था। उसने गाड़ी उधर मोड़ ली। ये आप किधर जा रही हैं? हवेली चलें। गांव में? अभी हवेली जाना मुश्किल है, हर तरफ अंधेरा है, ड्राइविंग करना मुश्किल है, हवा का रुख भी ना जाने किधर है। मौसम ठीक होता तो चलते। मगर आप अब कहाँ जा रहे हैं? वो अब परेशान हो गई थी। यहाँ हमारा करीब ही रेस्ट हाउस है, इससे बेहतर फुफ्फो का घर नहीं था। खामखा उस वक्त को गुस्सा आने लगा था। उसने रुख मोड़ कर देखा।
वो सामने आंखें फैलाए अंधेरे को घूर रही थी। चेहरे पर एक नागवारी रकम थी, होंठ एक दूसरे से भींच गए थे। वो चुप रहा। चौकीदार ने रेस्ट हाउस में पहुंचते ही गेट खोल दिया था। वो गाड़ी अंदर ले आया। आओ। गाड़ी से उतरते वक्त उसने उसवत से कहा तो वो चुपचाप उतर गए। बरामदे तक पहुंचते वो अच्छी खासी भीग गई थी। वास खान, कमरा खोल कर दो और गाड़ी से सामान भी ले आओ, एहतियात से। मुलाजिम जो कि चौकीदार था, उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया था। वो हाथ मसलती अंदर चली आई। सालिक साथ साथ था। ये साइड पर कमरा है, ये चाबी ले लो। सालिक ने गीले बाल झटकते अपनी जेब से चाबी निकाल कर इसे थमाई तो वो खामोशी से इसके बताए गए कमरे में आ गई। उसने गीली चादर उतार कर बिस्तर पर फैलाई। सर्दी लग रही थी। अभी वो सर्दी का सद्भाव करने का सोच ही रही थी कि लाइट चली गई। बाहर बिजली कड़क रही थी, अंदर बिजली भी चली गई थी। उसवा का दिल खौफ से सिमटने लगा। सालिक, उसके हलक से हल्की सी सिसकी निकल गई। सालिक सालिक, वो बेअख्तियार पुकारे गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, मगर बिजली की कड़क चमक एक बार चमक कर मालूम हो जाती थी कि खिड़की के शीशे से ये मंजर बिल्कुल वाज़ेह महसूस हो रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खोला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। सालिक, उसने पुकारा था, मगर जवाब निद्राद था। वो कमरे में उधर से इधर पलटी तो किसी से टकरा गई। हल्की सी चीख निकल गई। उसवा, सालिक की आवाज़ इंतहाई करीब से सुनाई दी। उसका वजूद सालिक के हिसार में था। इसे कुछ तसल्ली हुई। सालिक, लाइट जलाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके सीने में मुंह दिए फूट फूट कर रो पड़ी। दिल की हालत हद से सिवा थी। मैंने नवाज़ खान से कहा है, वो बंदोबस्त करता है। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसने स्क्रीन जलाई तो हल्की सी रोशनी हो गई थी। बहुत कम थी रोशनी। तुम सुकून से बैठो। वो बिस्तर के किनारे टिक गई। चंद सेकंड बाद कमरा रोशनी में नहा गया था। उसवा ने सुकून का सांस लिया। जनरेटर ऑन किया गया था। सालिक ने उसवा को पुरसुकून होते देखकर हवेली के नंबर्स मिलाए। सराज बाबा थे। इन्हें मुख्तसर सूरत हाल से आगाह करके रेस्ट हाउस में अपनी मौजूदगी का बताकर फ़ोन बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी, जबकि बारिश रुकने का कतई आसार न थे। लगता था जैसे इन्हें रात यहीं गुजारना पड़ेगी। वो खिड़की से हटकर उसवा की जानिब आ गया, जो दुपट्टे से बेनियाज खूबसूरत जदीद तराश खराश वाले लिबास में खूब जच रही थी। चादर बिस्तर पर फैली हुई थी। हाथों को मसलती वो कमरे का जायज़ा ले रही थी। सालिक ने आगे बढ़कर बिजली का हीटर ऑन किया, फिर उसकी तरफ आ गया। उसवा उसके सामने बिस्तर पर बैठा था। वो सिर्फ चंद सेकंड देख सकी। सालिक की नज़रों की चमक बेतहाशा थी। वो इसके लिए हैरान कुन ज़रूर थी, मगर नाकाबिले फ़हम नहीं थी कि वो सिर्फ यही कह सकी थी। सालिक ने उसके कपकपाते हाथ अपने हाथों में थाम लिए। ठंडे यख हाथ थे। वो नर्म हथेलियों को अपने हाथों से रगड़ते हरारत पहुंचाने लगा था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुमसे कभी नफ़रत नहीं की, सिर्फ मोहब्बत की है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? कितना गैर मुतवक्का सवाल था। वो शॉक्ड सी देखती रह गई। आप वो कुछ भी ना कह सकी। हाँ, उस वक्त ये सच है, मैंने तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया। मेरे एतराज़ात सिर्फ इस हद तक थे कि मैं तुम्हें अपना आइडियल में ढलता हुआ देखना चाहता था। मैंने तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। तब से जब से हमारा निकाह हुआ था, इजहार करना मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं था। जो भी कुछ होता गया, दानिस्ता या नादानिस्ता, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर सज़ा हम दोनों ने पाई है। उसके मोहब्बत से लबरेज लहजे में
इसका इकरार मोहब्बत पर उसवा की आंखें बहने लगी थीं। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर कभी भी तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहिए। अली वाले मामले पर भी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी कुछ कहा मोहब्बत की इंतहा थी। मेरी नफ़रत कहीं भी नहीं थी। वो तो हालात मामले को कुछ का कुछ बनाते गए। वो एक तसल्सल से रोने लगी थी। सालिक ने अपनी उंगलियों से उसके तमाम आंसू चुन लिए। काश तुम अपने दिल की गलत फहमियों को पहले बयान कर देती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, उसने कहा था। वो अपने हाथ खींचकर हाथों में चेहरा छुपा गई। मैंने चचा जान और चची जानी से भी बात कर ली है। हम सब ही शर्मिंदा हैं। क्या तुम आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा नहीं करोगी? हमें माफ़ नहीं करोगी? वो इसी तरह नादिम लहजे में पूछ रहा था। उसवा ने अपने हाथ हटाए, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, आपसे भी नहीं, अम्मी और बाबा जानी से भी नहीं। तो फिर अगर आप मुझे नापसंद करते थे तो वो लड़की कौन थी जिसे आप पसंद करते थे? कुछ देर बाद उसने पूछा तो हैरान हुआ, फिर हंस दिया। उसवा सर झुका गई। वो एकदम हल्का फुल्का हो गया था। कोई भी नहीं थी। जिस लड़की के बारे में तुम मशकूक हो वो मेरी क्लास फेलो और दोस्त की सिस्टर थी और कुछ भी नहीं। ये तो बहुत पुरानी बात है, तुम्हें अभी तक याद है? अब लहजा नादिम नहीं था, शगुफ्तगी लिए हुए था। वो चुप रही। एक बात कहूँ, मुझ पर यह निकाह के बाद इंकशाफ हुआ था कि मैं दर पर्दा तुम्हें ही पसंद करता था। अपने मिजाज के बरक्स आज वो मुस्कुराते हुए इसे छेड़ रहा था। उसवा ने अपना चेहरा साफ किया। तुम बहुत अच्छी हो उसवा। मैंने कभी भी तुम्हें छोड़ने का नहीं सोचा, तब भी नहीं जब मैं तुम्हारे बारे में मशकूक हुआ था, अब भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से उसवा, हम दोनों इतना अरसा एक दूसरे से भागते रहे हैं। अब मुझे लगता है जैसे मैं थक गया हूँ। मैं अब रुकना चाहता हूँ एक मरकज़ पर, यहीं हमेशा के लिए। बीबी जान की भी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो। वो झिझकते हुए बात अधूरी छोड़ गया था। बारिश कब ख़त्म होगी? उसकी बात का मतलब समझते हुए वो भी नासमझी का मुजाहरा कर गई, जबकि चेहरा काफ़ी हद तक ब्लश था। वो इस मानी खेज तो से बचना चाहती थी। शायद आज बारिश का भी बरसने का मूड है। तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। मुझे बहुत खौफ आता है ऐसी तूफ़ानी बारिश से। वो अपना डर बयान कर रही थी। और मुझे तो ऐसी बारिश में भीगने में बहुत लुत्फ़ आता है। सालिक ने खिड़की के शीशे के पार बरसती मूसलाधार बारिश को देखते हुए कहा। उसवा, चलो आओ बारिश में भीगते हैं। अचानक उसने कहा तो वो एकदम पीछे हटी थी। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। कभी नहीं, इतनी सर्दी है। वो अभी से कपकपाने लगी थी। सालिक मुस्कुरा दिया, फिर उसका बाजू थाम कर इसे करीब कर लिया। पागल हो तुम भी। मैं मजाक कर रहा था, मगर मेरी मौजूदगी में तुम्हें डर नहीं लगेगा, बिलीव मी। गंभीर लहजे में कहते उसने इसे अपने हिसार में ले लिया था। उसवा का कपकपाता वजूद लरज़ उठा, मगर अब उसमें खौफ का अंसर नहीं बल्कि मुहाफ़ज़त का एहसास गालिब था। हम पिछली सब बातों को भुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, उस वादे के साथ कि कोई बात भी, कोई भी गलत फहमी दिल में नहीं रखेंगे, वरना ये छोटी मोटी बातें बढ़कर बहुत बड़ी हो जाएंगी। वो इसके कान में सरगोशी के अंदाज में कह रहा था। उसवा की आंखों से चंद आंसू बहे थे और सालिक के गरेबां में जज्ब हो गए थे। सालिक ने झुककर एक इस्तेहकाक भरी मोहर उसकी पेशानी पर सब्त की थी। उसवा उसकी पनाह में मज़ीद सिमट गई थी। बाहर बारिश अभी तेज़ थी, मगर अंदर वो पुराने दिनों की भुलाने की नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे। दोनों ही पुरसुकून और खुश थे और ज़िंदगी भी इन्हें देखकर मुस्कुराई थी। मुसाफिर लौट आए हैं।
ہوائیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دیتے گنگنا رہی تھی۔ سالک اس کے کان میں سرگوشیوں کے ساتھ میں کچھ کہہ رہا تھا اور اس وقت سر ہلائے مسکرائے جا رہی تھی کہ یہی زندگی تھی اور یہی محبت تھی۔